हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक-ठाक ही होंगे। आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे और आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के बीच इनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, सबसे पहला जो हम लोगों के पास चैप्टर है, पहला चैप्टर, वह शीत युद्ध का दौर है और ये शीत युद्ध के दौर के बारे में हम लोग जो है देखेंगे। देखिए, हम लोगों के पास पहला परिचय है। पहले परिचय को देख लेते हैं कि क्या है। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। मतलब यही अध्ययन करना है इसके अंदर। इसलिए इसलिए यह उचित ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियों, मतलब दो महाशक्ति जो देश थे, दो महाशक्ति देश अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, किस तरह दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध का केंद्र में था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा। कौन कौन से क्षेत्रों में जो है कि मतलब शीत युद्ध फैला और कौन कौन सा देश जो है इनमें शामिल हुए, इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर भी हम लोग विचार करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये किस तरह से दोनों महाशक्तियों के बीच जो वर्चस्व था, होड़ था, उस होड़ को कम करने का काम किया। आगे हम लोग देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है, ठीक है, यह भी देखेंगे। और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही है, ये भी जानेंगे हम लोग। तो चलते हैं हम लोग धीरे धीरे हम लोग पाठ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें नोट करना है। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप, मतलब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दो महाशक्तियों का उदय हुआ। जैसे ही 1945 में दो महाशक्ति मतलब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध में भी दुनिया दो गुटों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र संघ, धुरी राष्ट्र संघ। मित्र राष्ट्र संघों ने धुरी राष्ट्र को पराजित किया था। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ही जो है ये दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ऊपर के चित्रों में भी दिखाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये चित्र को अगर आप देखना चाहें तो ये चित्र यहाँ है, ये चित्र आप देख सकते हैं। ये इन चित्रों के बारे में बात कर रहे थे, तो ये चित्र है और इन चित्रों को देख करके मालूम पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि क्या मालूम पड़ता है कि ऊपर के दो चित्र दूसरे विश्व युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य के विजय को इंगित करता है। अमेरिका सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए, ये ऊपर वाले चित्र में जो दिखाया गया है वो है। नेक्स्ट है कि समाजवादी सोवियत, मतलब दूसरा वाला, समाजवादी सोवियत गणराज्य में सैनिक मई 1945 में राई स्टैंग बिल्डिंग, बर्लिन, जर्मनी पर अपना झंडा फहराते हुए हैं। ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है और इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। अब ये क्यूबा मिसाइल संकट को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। 1961 की अप्रैल की घटना है ये। सोवियत संघ के जो नेता थे को यह चिंता सता रही थी। क्या चिंता सता रही थी? कि अमेरिका जो है, कौन? अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, ये बात का डर था। और इस देश
मतलब इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का क्या हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। ठीक है। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप देश है। मतलब क्यूबा जो देश था वो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप देश था। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ इसको जो है बहुत सारा सहायता, कूटनीतिक और वित्तीय सहायता भी देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने, कौन सोवियत संघ के नेता कौन थे, अगर ये भी पूछा जाए कि सोवियत संघ का नेता कौन था तो निकिता क्रुश्चेव। कौन था? निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया कि भाई क्यूबा जो है इस क्यूबा में सैनिक तैनात कर दी जाए और मिसाइलें तैनात कर दी जाए। ठीक है, वो एक सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में जो है क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दिया। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार नज़दीकी निशानों पर अमेरिका जो है नज़दीकी निशानों की सीमा में आ गया। अब जो है सोवियत संघ जहाँ पे वो हथियार तैनात किए थे वहाँ से सोवियत संघ जो है पहले की तुलना में अब अमेरिका के ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग पर, लगभग दोगुने ठिकाने पर या शहरों पर जो है कि हमला बोल सकता था। ठीक, कितने शहरों पर? दोगुने शहरों पे, अमेरिका के दोगुने शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा जो है कि परमाणु हथियार तैनात करने की भनक किनको लग गई? अमेरिकियों को लग गई। किनको लग गई? मतलब जो है 3 हफ्तों के बाद अमेरिकियों को यह पता चल गया कि सोवियत संघ जो है क्यूबा में मिसाइल अड्डे तैनात किया है, वहाँ पे परमाणु मिसाइल तैनात किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। देखिए ये भी पूछा जाएगा कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार, मतलब जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे कि दोनों देशों के बीच जो है परमाणु युद्ध हो जाए। मतलब डर रहे थे इस चीज से, ये लोग वाकिफ थे कि कहीं जो है फिर जो है तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा में मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। ठीक है, कि उनको कह दिया था कि आप यहां से मिसाइलें हटा लें। कैनेडी ने आदेश दिया, जॉन एफ कैनेडी जो थे वो आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। ये कह दिया कौन? अमेरिका का हम। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के मतलब को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था कि भाई आप वहां से साजो सामान को, आप परमाणु हथियारों को वहां से हटा लें। ऐसा स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को जो है बेचैन कर दिया कि अब क्या होगा, अब तो ये तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। यह टकराव, और आगे देखते हैं हम लोग, यह टकराव का जो है, यह टकराव कोई आम बात नहीं था। यह टकराव कोई आम बात नहीं था। तो यहाँ पर देखने की मतलब देखने वाली बात यह है कि कैसे जो है मतलब क्यूबा जो है से सैनिक अड्डे मतलब सैनिक अड्डे के रूप में तब्दील किया वहाँ पे, और तब्दील करने के बाद जो है सोवियत संघ क्या किया वो आगे देखते हैं। कोई आम युद्ध नहीं होता, अगर ये युद्ध होता तो कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया कि भाई युद्ध नहीं करना है, और दुनिया चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर दी या तो अपना रुख वापस ले लिया, ये किया। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये क्यूबा मिसाइल मतलब क्यूबा में जो मिसाइल संकट आया, ये शीत युद्ध को चरम बिंदु मतलब शीत युद्ध को बढ़ावा देने का काम किया। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों के संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया। सौभाग्य था ये कि इन तनावों ने क्या, शीत युद्ध मतलब युद्ध का रूप धारण नहीं किया। इन दोनों देशों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजिता युद्ध नहीं छिड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, खून खराबा ज्यादा मात्रा में ऐसा नहीं हुआ। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से क्या हुआ, बच गए।
शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है कि शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश मतलब अपना पावर दिखाना, सैनिक गठबंधन या शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इनके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर था कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है, ये करने का। पश्चिमी गठबंधन जो था अमेरिका, इनका अगुवाई करने वाला था अमेरिका। ठीक है, पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई कौन करने वाला था, तो अमेरिका था। ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यह गुट जो है उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का समर्थक था। ठीक है, ये अमेरिका जो था वो उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी का समर्थन करने वाला था। लेकिन पूर्वी गठबंधन का अगुवाई जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ इस गुट की प्रतिद्वंदिता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए था। ये साम्यवाद का विस्तार करना चाहते थे। आप इन विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे, समाजवादी और पूंजीवादी के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। शीत युद्ध क्या है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भाई शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध क्या है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो देखते हैं शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के अंत मतलब खत्म होने के बाद समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक है, जो एक घटना घटित हुआ। ठीक है, तो ये देखा जाए, आगे देख रहे हैं आगे क्या है। सन 1945 में, कब, 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 45 की समाप्ति हो गई। मतलब दूसरे विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में समाप्त हो गया। ठीक है, और मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। मतलब मित्र राष्ट्रों में जो दूसरा विश्व युद्ध में जो दुनिया दो गुटों में बटा हुआ था, तो मित्र राष्ट्रों में जो देश शामिल थे वह थे अमेरिका थे, सोवियत संघ थे, ब्रिटेन थे और फ्रांस थे, ये कर रहे थे। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथों में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। जितने भी ताकतवर देश हैं वो सारे ताकतवर देश इसमें शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, म्यांमार यहां तक फैल गया। भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी यह फैल चुका था। ठीक है, इस युद्ध में बड़े पैमाने पर, मतलब युद्ध होता है तो बड़े पैमाने पर जनहानि, मतलब लोग मारे गए, धन भी हानि हुआ, पैसा भी खर्च हुआ। और पहले 1914 से 1918 के बीच पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को तो दहला ही दिया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध जो है इससे भी ज्यादा भारी पड़ा, मतलब भयानक था। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। मतलब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1945 में। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए। ठीक है, कब गिराया, अगस्त में 1945 में। ठीक है, किसने गिराया था, ये अमेरिका गिराया था। कौन दो, मतलब अमेरिका के, मतलब जापान के किस 2 शहर पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और जापान को घुटने टेकने पड़े, मतलब जापान को हारना पड़ा। और इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिरने के अमेरिकी फैसलों के आलोचकों का तर्क है, मतलब अमेरिका के जो आलोचक हैं उन्होंने जो बता रहा है, आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, मतलब जान रहा था। ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था, कोई जरूरी नहीं था बम गिराना। ठीक है, गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को, मतलब सोवियत संघ को जो है एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था, इसलिए यह बम गिराए। ठीक है, ये अमेरिकियों के आलोचकों का कहना है। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना था, मतलब सोवियत संघ जो है, रूस जो है, सोवियत संघ के सामने यह जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। ये भी बताना चाहता था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो अमेरिका है। मतलब अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने तथा अमेरिकी और उनके साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम
गिराना जरूरी था, ये कहा। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, मतलब विश्व युद्ध समाप्त होने का कोई भी कारण रहा हो, ठीक है, समाप्ति के कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन इसका परिणाम जो है, इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीतिक मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया, एक सोवियत संघ का, एक अमेरिका का, ठीक है। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे, गरीबी की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर के उभरा और विश्व की बड़ी शक्ति बन गई। इसके पास इतनी क्षमता थी कि वह विश्व के किसी भी घटना को प्रभावित कर सके, ऐसा था, वह विश्व के किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले, मतलब एक दूसरे, अमेरिका सोवियत संघ को और सोवियत संघ अमेरिका को एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते का बात नहीं है। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, ठीक है, क्या पहुंचा सके, असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो दोनों के बीच रक्त रंजिता युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है कि भाई अगर वो भी हम भी वार करते हैं उसके ऊपर तो वो भी वार करेगा, ठीक है। उस काबे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम नहीं लेगा। तो आज यहीं तक। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आगे के क्लास में हम आपको फिर जो आगे चर्चा करेंगे, और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग बने रहें, डेली वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।